Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Share, English faculty, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़ा था नॉन फिनाइट का, जिसमें आपको पढ़ाया गया था मुख्य रूप से यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. According to present participle, you have learned about 6 different rules and 6 different types of translation with your structures. तो चलिए, ये तो बातें थी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल की. मैंने पिछले क्लास में ये भी चर्चा किया था कि आपको पार्टिसिपल में अभी 2 टॉपिक और बाकी है, जिसमें से दूसरा टॉपिक आपका है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल. तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा रूल का टॉपिक है, तो वो एक छोटे से समय में ख़त्म हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल का आपका जो क्लास थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण नहीं हो पाया था, उस क्लास को मैं आज फिर उसी टाइम में 5 बजे जो होना था वो हो तो रहेगा. लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक छूट गया था उस टॉपिक को आज के क्लास में मेंटेन किया जाएगा. तो चलिए, आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन से नई नई टेक्निक को सिखाने वाला हूँ, उस टेक्निक के बारे में ज़रा हम चर्चा करें और ये देखें कि आज के क्लास में कौन कौन सा खास ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपके स्पोकन स्किल को, ठीक है, आपके स्पोकन स्किल को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा. तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या खास बातें हैं. यहाँ से हम एक छोटे से कंटेंट की ओर चलते हैं. तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि आपका जो आज क्लास है नॉन फिनाइट का, वो क्लास नंबर 8 है, 8वां क्लास, जिसे आप लेक्चर 8 भी कह सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर 8 ऑफ दिस चैप्टर, आई विल टीच यू द सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन टूडेज क्लास. तो यहाँ देखें कि सबसे पहले आपका जो हेडिंग दिया गया है, जो कि रेड कलर के पट्टी पे लिखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. As you know that I taught you in the previous classes, there are 3 types of participle. Number 1 present participle, number 2 past participle and number 3 perfect participle. तो present participle को 2 अलग अलग लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, ये 2 क्लास में आपका present participle का 6 अलग अलग रूल खत्म हो गया. लेकिन आज के लेक्चर 8 में आपको 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ाना है, जिसमें से पहला टॉपिक आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल और एक लास्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. तो आज के इस क्लास में मैं आपको मुख्य रूप से 2 अलग अलग पार्टिसिपल पढ़ाने वाला हूं. एक है आपका पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. लेकिन इन दोनों के अंदर या इन दोनों के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, उस बात की जानकारी जरा मैं आपको डिटेल्स में दे दूं, ताकि आप पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहें और नए नए ट्रिक्स, नए नए स्ट्रक्चर और नए नए एग्जाम्पल के साथ आप अपने स्पोकन स्किल को, स्पोकन ग्रामर को और बेहतर कर सके. तो चलिए, मैं सबसे पहले आप शो कर दूं कि आज आपको पढ़ना क्या क्या चाहिए. तो अगर हम बात करते हैं दोनों पार्टिसिपल की, कौन कौन, पास्ट और परफेक्ट, तो दोनों के अंतर्गत आज का जो पहला आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा डिफिनेशन, यानी परिभाषा. तो इसमें आपको दोनों यानी पास्ट और परफेक्ट दोनों का अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा. उसमें कुछ स्ट्रक्चर होंगे और साथ में एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे. यह है आपका पहला टॉपिक. अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर. तो टॉपिक 2 में आज आपको पढ़ना है यूज, जिसमें आप पढ़ेंगे 2 अलग अलग यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एंड यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल. यानी 2 पार्टिसिपल के अंतर्गत 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ना है. इट मीन्स 2 × 2 = 4. आपको आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में 4 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना है, जिसमें से यूज और डिफिनेशन पास्ट का, और सेम टू सेम वैसा ही यूज और डिफिनेशन परफेक्ट पार्टिसिपल का. इस तरह से आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो क्लास होगा, ये पूरा क्लास करने के बाद आपका ये चैप्टर है नॉन फिनाइट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी. तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में क्या खास होने वाला है, कौन सा टॉपिक आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा और नए नए चीज़ को सीखने को मिलेगा, इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि
आपको नए नए जानकारी मिल सके। दूसरी बात कि आपको इस वीडियो के अंत में यानी टॉपिक खत्म होने के बाद एक छोटा सा नोटिस आपको सुनाया जाएगा। उस नोटिस के लिए भी आप अंत तक बने रहें ताकि आप बच्चे उस नोटिस को सुने, ताकि आने वाले टेस्ट में आपको कुछ फायदा हो सके। तो चलिए यहां शुरू करते हैं आज का आपका क्लास पास्ट पार्टिसिपल। इसके खत्म होने के बाद मैं शुरू करूंगा परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन पहले पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर यहां पर से। और सबसे पहले यहां पर आप अपने स्क्रीन पे हेडिंग देख रहे होंगे कि दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इनफिनाइट। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 के अनुसार आपको बताया गया था कि पार्टिसिपल आपके 3 तरह के होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको मैंने अच्छे तरीके से इन डिटेल्स विथ शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक आपको फिनिश कर दिया गया। अब यहां पर आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले अभी मैंने कंटेंट में दिया कि पास्ट पार्टिसिपल का डेफिनेशन पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना, तब जाके इसका डीपली से हमको रूल पढ़ना है कि यूज के अकॉर्डिंग कौन कौन सा रूल कहां पर अप्लाई किया जाता है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। हेडिंग देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर दूं जरा पास्ट पार्टिसिपल के डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक नंबरिंग दे देता हूं जो कि नंबर 2 है। ये आपके पार्टिसिपल का कौन सा हो गया, नंबर 2। आइए पढ़ते हैं जरा डेफिनेशन को मैंने पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हर डेफिनेशन को एक सेम लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप सही बच्चे इसे आसानी तरीके से, एक आसान तरीके से इसको सीख सके, इसे समझ सके और जरूरत पड़ने पर याद भी रख सके। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ा जाए। द वर्ब्स यानी वैसी क्रिया विच आर ऑलवेज, जो हमेशा, यूज्ड यानी वैसी क्रिया जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में। तो किसके रूप में, तो यहां देखें, यहां दिया गया आपका V1 प्लस ईडी या EN। ठीक है, V1 प्लस ईडी या EN, इसी फॉर्म को हम डायरेक्टली V3 भी कह सकते हैं। ओके, V1 is also known as main form, but we also add ed or en in the last of V1, then it change into V3 form, are called past participle। तो इस परिभाषा को आप 2 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है सुनिए। अगर हम बोलते हैं कि क्रिया का वैसा रूप जो V1 के अंत में ईडी या EN लगाता है, तो इस तरह के फॉर्म को, इस तरह का स्ट्रक्चर से बनने वाले क्रिया को क्या नाम से जानते हैं जी, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। अगर आप ऐसे नहीं बुलाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे बोलें कि किसी वर्ब का तीसरा रूप होता ना, थर्ड फॉर्म, किसी वर्ब का तीसरा रूप ही पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आप जो यूज करना है प्रोसेस, पहला प्रोसेस या दूसरा प्रोसेस, दोनों का अर्थ सेम होता है कि आपको V3 ही बनता है। तो चलिए यहां पर जरा सीख लीजिए स्ट्रक्चर पहले, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि इस स्ट्रक्चर की चर्चा मैं आपको टेंस में और टाइम एंड टेंस में अच्छे तरीके से कर चुका हूं, लेकिन वैसे बच्चे जिन्होंने टेंस या टाइम एंड टेंस का क्लास नहीं किया, किसी कारणवश छूट गया, तो वो यहां पर सीख ले, या फिर और ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप फिर से टाइम एंड टेंस का कोई भी लेक्चर वहां से फिर से पढ़ सकते हैं जो आपको YouTube चैनल पर प्रस्तुत किया गया है। यहां देखें, यहां दिया गया है V1 प्लस ईडी, जो कि आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या है जी, V1 प्लस ईडी इक्वल टू V3, या फिर V1 प्लस EN इक्वल टू V3। तो V1 के लास्ट में अगर हम जोड़ते हैं ED अकॉर्डिंग टू रूल, और अगर जोड़ते हैं EN, तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, V3 का। तो V3 बनाने का 2 अलग अलग स्ट्रक्चर आपने सीख लिया है यहाँ पर से। हालांकि टाइम एंड टेंस और टेंस के अनुसार कुछ ऐसे भी V3 फॉर्म होते हैं जिसमें बिना किसी रूल के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं आप रीड का, READ रीड, तो रीड का V1 V2 V3 सेम होता है, डिपेंड करता है इसके प्रोनाउंसिएशन पे और इसके यूज पे। जैसे बात करते हैं कट, तो CUT कट, कट आपका V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। तो कुछ कुछ जो है आपका एक्सेप्शन है जिसपे आपको ये स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होगा।
लेकिन वो भी भी3 होता है। तो भी3 कोई भी हो जिसके लास्ट में ईडी हो या ईएन हो या कोई दूसरा भी3 भी हो, इन सभी भी3 को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा, इस स्ट्रक्चर से जानकारी आपको ये मिलेगी कि ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं, जो भी3 होते हैं, वो ईडी और ईएन की सहायता से ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया आपका ये जो स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं जी? तो चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब तो आपको याद रह जाएगा कि भी3 को ही क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक शॉर्ट में एग्जाम्पल, अभी मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल जो कि सिर्फ पार्टिसिपल को शो करेगा। प्ले जो कि आपका है किस रूप में है? भी1 में। क्या लग गया इसमें जी? ईडी। क्या बन गया आपका? प्लेड। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि प्लेड भी2 भी होता है और भी3 भी होता है, लेकिन पार्टिसिपल में चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या परफेक्ट हो, पूरे पार्टिसिपल टॉपिक में भी2 का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, जो डबल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट में या पहले पार्ट में अकॉर्डिंग टू टेंस हम भी2 लगा सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल के रूप में चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इन तीनों में कभी भी भी2 का प्रयोग नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर जो प्लेड दिया गया है वो भी2 नहीं बल्कि भी3 के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि भी3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट का पार्टिसिपल। यहां देखें दूसरा एग्जांपल, ईट जो कि भी1 है, ईट प्लस ईएन बराबर क्या बन गया आपका? ईटेन। तो ईटेन में क्या है जी? आपका भी3 है। तो यहां पर दिए गए प्लेड और दिया गया ईटेन, ये शो करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आप वर्ब का तीसरा फॉर्म, जो कि पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास विथ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के साथ ये आपका पहला टॉपिक है, जिसे मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो चलिए तो चलते हैं बैक पेज की ओर और कंटेंट में देख लेंगे फिर से कि कंटेंट में आपको क्या लिखा गया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंटेंट में दिया था डिफिनेशन। तो डिफिनेशन मैंने अभी आपका सिर्फ खत्म किया है। तो किसका खत्म किया जी? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं शो करता हूँ सिर्फ पास्ट का, ठीक ना? जो रेड कलर का पट्टी है वहाँ पर मैं डीप ब्लू से शो करता हूँ, सिर्फ पास्ट का डिफिनेशन खत्म किया गया है। अभी आपका परफेक्ट पढ़ाना पूरा बाकी है। तो पहले पास्ट की चर्चा करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक फर्स्ट। अब यहाँ देख रहे हैं क्या? नीचे सबसे देखिए जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है? यूज। तो पहले हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे हम चलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर। तो चलिए यहाँ चलते हैं टॉपिक नंबर 2। तो आप नीचे देखें यहाँ पर जो ब्लू कलर के पट्टी पे येलो कलर के, ठीक है, येलो कलर के पेंट से यहाँ पर लिखा गया है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। तो आपका हेडिंग यहाँ क्या हो गया? हेडिंग हो गया यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन्स भी3 फॉर्म। ओके, कि भी3 फॉर्म का प्रयोग हम कौन कौन से स्ट्रक्चर में, कौन कौन से ट्रांसलेशन में और कौन कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और यही यूज आप सभी को ग्रामेटिकली और स्पोकन दोनों स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूं कि आप हमेशा मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आपको हर क्लास में इतनी जानकारी मिल सके और वो जानकारी आपको फ्यूचर में, चाहे वो 12th का क्लास का एग्जाम हो या मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, आपको दोनों क्षेत्र में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और तो और आपके डेली लाइफ में जो आप स्पोकन करते हैं वहाँ पर भी आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो क्यों ना आप एक तीर से सभी करते 2 शिकार, आपके यहाँ पर 3 शिकार। पहला ये कि 12th कंप्लीट, दूसरा ये कि कंपटीशन बेसिस का कुछ टॉपिक कंप्लीट, और तीसरा ये कि आपको यहाँ से स्पोकन स्किल्स की भी जानकारी मिल जाएगा। तो ये है क्लास करने का फ़ायदा। लेकिन ये फ़ायदा उन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा जो क्लास रेगुलर करते हैं। तो आई थिंक जो बच्चे थोड़ा गैपिंग रह क्लास करते हैं, आई होप वो सही बच्चे भी रेगुलर क्लास करने की कोशिश करें, ताकि आप एक तीर से 3 अलग अलग शिकार को कर सके। दिस इज योर ओपिनियन। चलिए यहाँ से देखते हैं हम यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल की ओर और बढ़ते हैं इसके रूल नंबर 1 की ओर। आप अपने स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं
हेडिंग दिया गया है रूल फर्स्ट, यानी पास्ट पार्टिसिपल का पहला प्रयोग कहाँ और किस कंडीशन में किया जाता है। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस रूल को ऑलरेडी मैं टेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए आपको हर पॉइंट पे, हर रूल में कहीं ना कहीं टेंस आपको मिलता है। तो इसी कारण मैं बोलता हूं कि टेंस आप अभी भी कंप्लीट करें, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स ग्रामर में हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पढ़ाना बाकी है। तो अभी से अगर आप कंप्लीट करते हैं अभी भी आप टेंस को, टाइम एंड टेंस को, तो आई होप कि आगे आने वाले जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है नरेशन, तो नरेशन में जो खासियत है, जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जानने के लिए, उस क्वालिटी को समझने के लिए आपके पास टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं टेंस के ऊपर फोर्स करता हूं झूठ मूठ के, मैं झूठ मूठ के फोर्स नहीं कर रहा हूं, बल्कि फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि रियलिटी यही है कि ग्रामर में आप बने हैं, ग्रामर पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो आपको टेंस, टाइम एंड टेंस को ध्यान में रखना होगा, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए कोई और चैप्टर भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, नो प्रॉब्लम, बट टेंस आपको कहीं पीछे छोड़ने वाला नहीं है, दैट इज ट्रू। यहां देखें रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट में सबसे पहले कहा जा रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू मेक एनी परफेक्ट टेंस। इसका क्या हिंदी हो गया? हिंदी हो गया कि परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, या दूसरे तरीके से पढ़ना है तो कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी भी परफेक्ट टेंस, सिर्फ परफेक्ट, ओके, परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि दिया गया है ब्रैकेट में प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। तो आपको टेंस पढ़ाया गया था तीन तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में पढ़ाया गया था प्लस परफेक्ट। क्या होता है जी? प्लस परफेक्ट। तो क्या बन गया आपका? तीन अलग अलग रूल बन गया, एक प्रेजेंट का परफेक्ट, दूसरा पास्ट का परफेक्ट और तीसरा फ्यूचर का परफेक्ट। इन तीनों के लिए जब यूज करते हैं हम, तो किसको यूज करते हैं? भी3 को। तो भी3 को किस नाम से जानते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के नाम से। अब देखिए जरा अपना कॉम्बिनेशन क्या है और क्या कनेक्शन है टेंस में और पार्टिसिपल में। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे होते हैं तो भी फॉर्म यूज करते हैं, तो कौन सा वर्ब फॉर्म? भी3। और जब टेंस पढ़ते हैं या टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं जी कि हैज, हैव या हैड या सेल हैव या विल हैव के साथ क्या रहता है? भी3। और आपको याद होगा कि इस पॉइंट को मैंने नोट में एक शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखा दिया था। तो देखिए कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है कि टेंस का परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल का रूल फर्स्ट दोनों क्या है? सेम है। अंतर सिर्फ क्या है कि दो अलग अलग चैप्टर में दो अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फॉर्मेट है, वो आपका सेम है। कैसे? तो जरा देखा जाए यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ओके, आई रिपीट इट, अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट के अनुसार क्या? टेंस। ये दो चीज के अनुसार आपको यहां पर दिए गए 5 अलग अलग सहायक क्रिया में से एक यूज करना होगा, जो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का काम, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, जो परफेक्ट टेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे अगर आप करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड या विल हैव या सेल हैव, कितना ऑप्शन हो गया? 5 ऑप्शंस। तो यहां देखिए, अगर आप यूज करते हैं हैज हैव तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए? तो प्रेजेंट के परफेक्ट के लिए। अगर अप्लाई करते हैं हैड तो ये किसके लिए होगा जी? ये होगी आपके पास्ट के परफेक्ट के लिए। और अगर करते हैं विल हैव या करते हैं सेल हैव तो ये जो है आपको किसके लिए आ जाएगा? फ्यूचर के परफेक्ट के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों को बनाने के लिए हमें भी3 की सहायता पड़ती है, और इसी भी3 को हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इट मीन्स कि इस रूल का और इस स्ट्रक्चर का फाइनली कंक्लूजन, फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से ही परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। दिस इज द फाइनल रूल नंबर फर्स्ट। यही चीज आपको टेंस से पढ़ाया गया था। अंतर क्या है तो सुनिए। अंतर क्या है कि वहां पर 3 अलग अलग टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर से और अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया गया था, लेकिन यहां क्या है कि एक ही स्ट्रक्चर में तीनों परफेक्ट को एक साथ शो किया गया है। कैसे? जरा एग्जाम्पल देखें।
पहला एग्जाम्पल, निधि हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहां देख रहे हैं कि कंप्लीटेड जो है किस रूप में यूज किया गया, V3। आप इसे V3 लिखिए या पास्ट का पार्टिसिपल लिखिए, बात एक ही है। अंतर क्या आया, अगर आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो V3 पुकारना या V3 बोलना सुटेबल है। यहां नॉन इनफिनाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहां क्या पुकारना अच्छा रहेगा, पास्ट का पार्टिसिपल। लेकिन दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग लेकिन काम एक। तो यहां क्या आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि हैज के बाद आपका क्या लग गया, V3। दिस इज द परफेक्ट टेंस। यहां देखें अमन, अगला एग्जाम्पल, अमन विल हैव गोन टू पटना। तो यहां क्या देख रहे हैं, गोन, ये गोन जो है किस रूप में यूज किया गया है, V3 के रूप में। तो क्या देख रहे हैं कि विल हैव जो कि फ्यूचर का परफेक्ट है, ओके, फ्यूचर का परफेक्ट। इसके बाद क्या देख रहे हैं जी, V3। तो हम चाहें तो हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव की सहायता से पास्ट पार्टिसिपल को V3 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल रूल। ठीक है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला रूल आपको हो गया फिनिश। अब यहां से आई थिंक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपको टेंस में पढ़ाया जा चुका है। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत जो प्रॉब्लम है उसे शेयर करें, हमसे पूछें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके आंसर दूंगा। अगर लगता है कि बच्चों को, किसी स्टूडेंट्स को कि नहीं सर हम क्लास करने के बाद पूछेंगे, तो आप ये भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास यू हैव टू टोल्ड मी एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम विथ मी। तो अगर लगता है कि क्लास खत्म होने के बाद आपको पूछना है तो क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं या क्लास चलते समय भी आप पूछ सकते हैं। आपको दोनों सूरत में, दोनों कंडीशन में आपके सारे प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली सोल्व किया जाएगा। लेकिन है क्या कि बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं। जैसे कि कल का आपका वीडियो जो नहीं चल पाया था, तो आज जो वीडियो आपका चला 5 बजे, तो मैंने बहुत बार ये ट्राई किया कि बच्चे लोग क्वेश्चन पूछे, लेकिन मात्र 2 स्टूडेंट, ठीक है, मात्र 2 स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछे, बाकी किसी स्टूडेंट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज कर रहा हूं, क्या टाइपिंग कर रहा हूं। तो मैं कल ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कल के टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास थोड़ा लेट शुरू होने वाला था, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम इतना बड़ा इशू हो गया कि क्लास हो नहीं पाया। तो मैं तो इसी उम्मीद में था कि चलिए कुछ क्वेश्चन आपको डील करता हूं। तो कुछ क्वेश्चन को डील करने के लिए आपसे कई बार मैंने बोला कि जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, चाहे बुक का पार्ट हो या ग्रामर का पार्ट हो, तो आप हमसे शेयर करें, क्वेश्चन पूछे। लेकिन मात्र 2 स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, बाकी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये सब गलतियां आई थिंक धीरे धीरे आप इग्नोर करना सीखें, और जब क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाए तो बेझिझक जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को पूछे, ताकि आपके मन में जो हेजिटेशन है, जो रूल्स के प्रति, बुक के प्रति जो भी कुछ प्रॉब्लम है, वो क्लियरली सोल्व हो सके। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे, और जो दिल में दिक्कत होगा, जो मन में प्रॉब्लम होगा ग्रामर का या बुक का, वो बेझिझक हमसे पूछेंगे। क्योंकि दिस इज द ऑफलाइन क्लास नहीं है ये, दिस इज द ऑनलाइन क्लास। यहाँ पर आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद एनर्जेटिक होना पड़ेगा। यहाँ ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं खड़ा करके सबसे पूछूंगा, हाँ जी आप खड़ा हो, आप बताओ। ये प्रोसेस ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में आपको खुद एनर्जेटिक होना होगा, खुद एक्टिव होना होगा, और अपने प्रॉब्लम को खुद हमसे शेयर करके डील करना होगा। तो आई होप इस बात पर आप लोग अमल करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको कोशिश करेंगे कि आप अपने प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, चलिए गलतियां होती है, आप लोग से भी हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की ओर, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का है। यहाँ आइए, यहाँ देख रहे हैं ऊपर टॉप में हेडिंग क्या दिया गया जी, रूल 2, जो कि V3 का है। रूल 2 पढ़ना है हमको है। यहाँ पढ़िए जरा रूल 2 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहले इस रूल 2 को आप VVI कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक दिया गया एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप किस स्ट्रक्चर को, किस रूल को आप फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ के स्पोकन स्किल्स में। आप बहुत बार बोलते हैं अपने दुकानदार से, क्या बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल पहले रूल पढ़ा जाए। यहां देखिए, यहां कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स कि वर्ब का तीसरा फॉर्म जो यहां ब्रैकेट में दिया गया है कि V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी V3 का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में, एक विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। व्हाट इज एडजेक्टिव, इस बात की चर्चा मैं पिछले लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 ये तीनों में मैं चर्चा कर चुका हूं।
कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहां क्या हो गया कि भीतरी का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो देखिए, तो विशेषता बताने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 प्रयोग किए थे। ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम V3 का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपका दोनों रूल सेम हो गया हो ना। V4 का प्रयोग भी एक गुण बताने के लिए और V3 का प्रयोग भी एक गुण बताने के लिए, यानी एडजेक्टिव को बताने के लिए। कैसे? तो पहले इसके लिए दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। आप दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को अप्लाई करें, आपका रूल दोनों सेम होगा। कैसे? तो जरा ध्यान दें। ध्यान ये देना है कि स्ट्रक्चर क्या है जी। तो देखिए, पहला स्ट्रक्चर ये आपका हो गया स्ट्रक्चर पहला और उसके नीचे हो गया स्ट्रक्चर नंबर दूसरा, जिसे मैंने सर्कल में बंद कर दिया। तो पहला स्ट्रक्चर देखें कि ए या एन स्टार्टिंग में डालना है, ए या एन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ आर्टिकल्स। हालांकि आर्टिकल्स आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आप लोगों को पहले से क्लास 8, 9, 10 के अनुसार बेसिक जानकारी होनी चाहिए और होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जानकारी के अनुसार आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आइए ए एन प्लस V3। क्या आपने अभी तक कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कि ए एन के बाद डायरेक्टली V3 बिना किसी सब्जेक्ट के? नहीं देखा होगा। तो बस यही पॉइंट, इसी टेक्निक को मैं आप लोगों के लिए स्पेशली सिखाना चाहता हूं कि आप कुछ नया सीखें। इस क्लास के माध्यम से सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आपको जो नए नए ट्रिक सिखाए जाते हैं उसको फॉलो करें, ताकि वो आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए बेहतर ऑप्शन बन सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परीक्षा पास होने के लिए पढ़ते हो। आपको पढ़ाई से परीक्षा में पास होने के अलावे बहुत तरह की जानकारियां मिलती है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर एजुकेशनल हो। दोनों तरह के आपको सामाजिक जानकारियां मिलती है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ए एन के बाद आप हमेशा बनाते होंगे एक सब्जेक्ट, तब जाके आपका आता होगा वर्ब। लेकिन यहां आपको नया चीज सीखने के लिए क्या मिल रहा है? नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है कि ए एन के ठीक बाद डायरेक्टली हम V3 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये V3 किस रूप में काम करेगा। तो यहां जो V3 आ रहा है ना, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, जो कि एक नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता को बताएगा। तो है कि नहीं बिल्कुल नया चीज। तो इसी तरह से नए नए चीज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, प्रत्येक क्लास को देखें, प्रत्येक क्लास को सीखें, तो आपकी जानकारी और बेहतर, मतलब होता है ना हायर हायर हायर, धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यहां देखते हैं कि V3 के बाद क्या डाला गया जी? नाउन। इसी नाउन को यहां पर क्वालिफाई करता है कौन? ये V3 किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस आप V1 से डॉट 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 V5 यानी वर्ब के पहले रूप से 5वें रूप तक का कोई भी स्ट्रक्चर यहां पर डाल सकते हैं। और लास्ट में क्या रहेगा जी? आपका ऑब्जेक्ट। तो ये किस पैटर्न पे दिया गया है, इसका एग्जांपल जरा समझा जाए। तो देखिए, सबसे नीचे आप आ जाइए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, चलिए 1, 2 को फिलहाल छोड़ दीजिए, आप आइए कहां? एग्जांपल नंबर 3। तो जो पहला स्ट्रक्चर दिया गया ए एन वाला स्ट्रक्चर, उसको रिलेट किया गया किससे? एग्जांपल नंबर 3 से। कैसे जरा मिलाइए। तो शुरू में क्या लिखा गया जी? ए। आप कहोगे ना स्ट्रक्चर से क्या हो गया? ए या एन, तो यहां पर लग गया ए। फिर करा V3 किस रूप में? एडजेक्टिव रूप में। तो यहां V3 क्या दिया गया? लॉस्ट। देखिए, तो लॉस्ट क्या है? V3 किसका? लॉस का। होता है लॉस मतलब खो देना। तो यहां क्या बन गया? लॉस का V3 हो गया लॉस्ट। और उसके बाद दिया गया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर या मौका, होता है चांस। चांस का साइन होता है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी मतलब आपका हो गया मौका या अवसर भी कह सकते हैं। तो कह रहा ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो इसका हिंदी क्या हो गया? हिंदी हो गया कि एक खोया हुआ अवसर या एक खोया हुआ मौका कभी नहीं लौटता है। तो यहां देखिए, तो यहां मौका यानी अवसर, तो अपॉर्चुनिटी दिया गया है वो क्या है जी? तो चलिए शो कर देते हैं। यहां पर अपॉर्चुनिटी आपका हो गया नाउन, इन फॉर नाउन। और इसका खासियत क्या है कि ये जो मौका है वो हाथ से निकल चुका है यानी खो चुका है। तो यहां पर क्या हो गया? लॉस्ट। तो लॉस्ट किस रूप में आया है? लॉस्ट आया आपको V3 ग्रुप में, जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कि तो एक खोया हुआ मौका। कैसा मौका? खोया हुआ मौका, ठीक ना? कैसा मौका? एक खोया हुआ मौका। तो एक खोया हुआ मौका कभी लौट के नहीं आता है या आती है।
दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की ओर। ये भी आपको एडजेक्टिव को ही शो करेगा लेकिन V3 के रूप में। तो यहाँ पर पहले डालना आपको सब्जेक्ट, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से सिखाया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप जानते हैं पहले से, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर था ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 की ओर मेन रूप से फोकस करेंगे और स्ट्रक्चर 2 आपको पहले से आता है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये डिपेंड करता है आपके दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सिंगुलर है कि प्लुरल और कौन से टेंस को फॉलो करता है। उसके बाद ए और एन, उसका क्या डालना है जी आपका V3। देखिए इसी AN V3 को स्ट्रक्चर नंबर 1 में सबसे आगे लिखा गया था, जिसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ब्रैकेट में एक बॉक्स में बंद कर दिया है ना, कि A या N प्लस V3 इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 में सबसे आगे। तो ये आगे है तो भी आपको बताएगा एडजेक्टिव, पीछे है तो बताएगा एडजेक्टिव, सिर्फ एग्जाम्पल में कुछ अंतर आ जाएगा। और लास्ट में क्या डालना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो आपको समझाया गया है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 की सहायता से। तो चलिए पहले पढ़ा जाता है एग्जाम्पल नंबर 1 को। पहले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया जी, ही। उसके बाद कर रहा है ए भी यानी सहायक क्रिया, तो मैंने क्या लगा दिया, इज। तो क्या बन गया, ही इज। अब दिया गया है ए या एन, तो चलिए मैंने क्या लगा दिया, ए। अब करा भारू का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या दिया, ड्रंकेन। ओके, ड्रंकेन। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग फॉर यू। आप पढ़े होंगे ड्रिंक, DRINK। तो ड्रिंक क्या है जी, तो ड्रिंक हो गया आपका V1। इसका V2 क्या बनता है, ड्रैंक, DRANK। और V3 क्या बनता है, DRUNK। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, DRUNKEN। तो ड्रंक में EN लगाने से बनता है पियाक, पियक्कड़ होता है ना दारू पीने वाला, वो बनता है। तो कौन सा मीनिंग हो गया, ड्रंकेन। तो किस रूप में, V3 के रूप में। अब आइए फाइनली पढ़िए इसको। लास्ट में डाला गया है एक ऑब्जेक्ट, किस रूप में, पर्सन के रूप में। तो पूरा क्या बन गया एग्जाम्पल, कि ही इज ए ड्रंकेन पर्सन, यानी वह एक पियाक आदमी है या वह एक पियक्कड़ आदमी है, अर्थात वैसा आदमी जिसे दारू पीने का लत है, शराब पीने का आदत है, दैट इज नोन एज ड्रंकेन पर्सन या ड्रंकेन मैन। तो यहाँ ड्रंकेन किस रूप में आया, V3। लेकिन बता क्या रहा है, इस व्यक्ति का क्वालिटी बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है जी, तो पियाक व्यक्ति है, पियक्कड़ व्यक्ति है। इस मीनिंग को आप याद रखेंगे कंपटीशन के लिए, कि ड्रंकेन मतलब होता है पियाक या पियक्कड़, नशेड़ी आदमी। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2, जिसका चर्चा मैं कुछ देर पहले किया था कि आप ये एग्जाम्पल को बखूबी अपने दुकानदार के साथ कई बार यूज कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि कौन सा चैप्टर का रूल है और कौन सा रूल इसमें अप्लाई किया जाता है। आप अपने दुकानदार के पास जाते होंगे, कौन दुकानदार पास, जो अंडा बेचता होता ना, पोच बना के खाना, ऑमलेट खाना, या फिर डायरेक्टली सीझा हुआ अंडा होता है ना, वाइल्ड एग। तो देखिए आप अक्सर सुनिएगा कि थोड़ा सा मिस्टेक के अनुसार, थोड़ा गलती के अनुसार हम लोग क्या बोलते हैं दुकानदार के पास, कि हमको वाइल्ड एग दीजिए, OILED, मतलब तेलिए, चिपचिपा। दिस इज रॉन्ग। सही क्या होता है, बॉइल्ड, BOILD। तो BOIL, बॉइल क्या हो गया जी आपका, V1, यानी उबलना, खोलना। और उसी में आप लगा दिए ED, तो क्या बन गया, बॉइल्ड। तो किस रूप में आ गया यहाँ पर, V3 के रूप में। तो बॉइल्ड मतलब क्या हो गया, उबला हुआ या सिझा हुआ या पका हुआ भी कह सकते हैं। क्या याद आया, आप अगर किसी दुकानदार के पास अंडे खाए होंगे तो आपके मुंह से यही निकलता होगा कि एक बॉइल्ड एग दीजिए। तो बॉइल्ड नहीं होता बल्कि बॉइल्ड होता है। ओके, बॉइल्ड, BOILED, किस रूप में, V3 रूप में। तो यहाँ जो अब बॉइल्ड एग आया, तो अंडा क्या यहाँ पर हो गया जी, एक नाउन के रूप में आया। उस अंडे की खासियत क्या है, कि वो उबला हुआ है, पका हुआ है। तो अंडे की खासियत है कि वो उबला हुआ है, तो अंडा का जो खासियत है वो किस रूप में आ गया, एक एडजेक्टिव रूप में, जो V3 के रूप में काम करता है। तो यहाँ क्या बन गया एग्जाम्पल आपका, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 करा, दिस इज ए, है ना, दिस इज ए बॉइल्ड एग, यह एक उबला हुआ अंडा है। क्वेश्चन को जरा ब्रेक करें, तोड़ के पढ़े, यह एक अंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये चीज आप क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि दिस इज एन एग, दिस इज एन एग, या दिस इज एन एप्पल, या दिस इज एन एलिफेंट।
तो इस तरह के एग्जाम्पल पढ़ें और उसी में एक नया मीनिंग डालते हैं हम V3, सिर्फ V3 डालते हैं तो आपका रूल कहाँ है? तो क्लास 3 में पढ़े दिस इज एन एप्पल या दिस इज एन एग, ये पढ़ चुके आप क्लास 2-3 में। अब वहाँ से डायरेक्टली हम V3 डालते हैं, सिर्फ डालते हैं V3 एक एडजेक्टिव, तो क्लास कहाँ पहुँच जाता है? आपका क्लास पहुँचता है 11th और 12th में। तो सोचिए कितना बड़ा गैपिंग है। ये जो गैपिंग देख रहे हैं तो क्या कौन सा गैपिंग है? V3 के वजह से, एक एडजेक्टिव के वजह से। यानी सिंपल से ट्रांसलेशन को हम हाई फाई या ज़्यादा नॉलेजेबल बना सकते हैं कब? अगर आपके पास एडजेक्टिव का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी कहने वाला नॉन फिनाइट चैप्टर का अगर आपके पास डीपली नॉलेज है तब। वही बात मैंने यहाँ किया कि दिस इज एन एग को मैंने क्या कर दिया? दिस इज ए बॉइल्ड एग। तो क्लास 3 के लेवल से कहाँ पहुँच गया आप लोग? क्लास 11th और 12th के लेवल के पास। तो ये होता है पढ़ाई का फ़ायदा, ये होता है ग्रामर सीखने का कुछ फ़ायदा। तो ये फ़ायदा आप भी यूज कर सकते हैं। बस जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, वो पढ़े और इस चैनल के साथ आप हमेशा अंग्रेजी के लिए बने रहें, ताकि आपको हर क्लास में बुक्स और ग्रामर के अनुसार नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो ये था बच्चों आज का आपका रूल नंबर 2, जो यहाँ पर हो गया फिनिश। अब यहाँ से बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूल नंबर 3 की ओर। इस 3 को भी आप पढ़ चुके हैं, जिसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कहाँ पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले रूल नंबर 3 को जरा पढ़ा जाए तो यहाँ आप क्या पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर में रूल नंबर 3 के अनुसार कि पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स कि V3 इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। अभी आपको तुरंत कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ क्लास पहले पढ़ाया गया था आपको वॉइस। तो वॉइस में आपको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे होता है, ये सारी जानकारियां आपको मिल चुकी है और काफ़ी डिटेल्स में, जिसमें आपने काफ़ी होमवर्क भी कंप्लीट किया था। बहुत से बच्चों ने रेगुलर होमवर्क बनाया। तो वॉइस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, ये चीज़ आप अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए मैं पूरे वॉइस की नहीं, सिर्फ एक पॉइंट की, छोटे से पॉइंट की मैं चर्चा करता हूँ। उसी पॉइंट से इस रूल को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप बच्चे जब क्लास किए होंगे वॉइस का, तो मेरे मुंह से आप एक बात हमेशा सुनते होंगे वॉइस पढ़ाते समय कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। क्या मैं गलत हूं? नहीं, आप भी गलत नहीं है और ना ही मैं गलत हूं, क्योंकि आप भी यही चीज़ सीखे जो मैंने आपको सिखाया। और मैंने आपको वही चीज़ सिखाया जो एक सही रूल होता है, सही कंसेप्ट होता है कि पैसिव वॉइस किसी टेंस का हो या आउट ऑफ टेंस का हो, पैसिव वॉइस में हर हाल में केवल और केवल V3 का प्रयोग होता है, किसी और फॉर्म का नहीं। और उसी रूल को मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो देखिए, तो जिस तरह से टेंस से कनेक्टेड था आपका पार्टिसिपल, उसी तरह से वॉइस भी कनेक्टेड है किससे? पार्टिसिपल। तो ग्रामर में यही है एक फायदा कि कहीं ना कहीं सभी का लिंक, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आगे के चैप्टर में मिल जाता है। तो देखिए, तो पहले पढ़े आप टेंस, कहाँ आके मिल गया? नॉन इनफिनाइट में। आप पढ़े फिर वॉइस, फिर भी आके मिल गया कहाँ? नॉन इनफिनाइट में। फिर आप पढ़े मॉडल वर्ब बीच में, उसका भी आपको मिल गया टेंस में। तो हर किसी का कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको आइडेंटिफाई करके आपको समझाने की जरूरत पड़ती है। तो यह है क्या आपका रूल नंबर 3 कि हम पैसिव वॉइस में भी चाहें तो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 का प्रयोग कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही लगता है। चलिए, यह थोड़ा सा वॉइस आ गया था, इसे मैं चर्चा कर दूं कि कल, ठीक है, कल 20 अगस्त को शाम 5 बजे आपका टेस्ट होने वाला है वॉइस का। ये जानकारी आपको कल के ही क्लास में मिल गई थी। कल तो क्लास हुआ नहीं था, लेकिन आप सभी बच्चों को टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से आपको मैसेज मिल गया होगा। जो बच्चे को मैसेज नहीं मिला है उनसे यही है कि वो अपने अपने दोस्तों को बता दें कि कल 20 तारीख को, 20 अगस्त को टेस्ट का वॉइस होने वाला है। और सही, वॉइस का टेस्ट होने वाला है। दिस इज माई मिस्टेक। वॉइस का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी के पास अभी समय बच रहा है, आप प्रिपरेशन कर लें। खैर छोड़िए, वो तो बात जानकारी मिल चुकी है। चलिए चलते हैं रूल की ओर। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया है पर जी कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ए भी। यहाँ पर जो ए भी दिया गया है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसमें आप चाहें तो पूरे टेंस का कोई भी सहायक क्रिया यहाँ पर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लस क्या हो गया? V3, प्लस क्या हो गया? Y,
अब प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, बाई। तो इस बाई के सहायता से आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन किस रूप में है, पैसिव वॉइस के रूप में। ये बहुत सॉलिड ट्रिक है कि आप बाई के सहायता से पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन किस में दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में दिया गया है। क्लियर। और यही रूल मैं पढ़ा रहा हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए यहां पे देखिए इसका एग्जांपल। पहला एग्जांपल कि ये टाइगर वाज किल्ड। किल्ड V2 भी होता है और V3 भी होता है, लेकिन कैसे पकड़ेंगे कि वो V3 है, तो यहां देखें बाई को, जैसे ही बाई लग गया तो किस में आ गया जी, पैसिव वॉइस में। तो बाई के अनुसार यहां देखा जाए तो किल्ड किस रूप में है, V3 के रूप में, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बुला सकते हैं। तो क्या हो गया कि टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, यानी एक बाघ को एक शिकारी के द्वारा मारा गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, माई वॉच मेरी घड़ी, हैज बिन स्टोलन। स्टोलन क्या है जी, आपका V3 है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस का है। तो कैसे पकड़ाया, तो यहां देखें बाई की सहायता से। ओके, तो क्या होगा, बाई यू, यानी मेरी घड़ी तुम्हारे द्वारा चुरा ली गई है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको शो करता है पैसिव वॉइस को, स्ट्रक्चर को। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 3। और रूल 3 के साथ ये आपका पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया फिनिश। अभी मैंने आपको शुरू क्लास में, आज के क्लास में शुरू में बताया था कि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको 2 अलग अलग, एक पास्ट का पार्टिसिपल, एक परफेक्ट का पार्टिसिपल, 2 अलग अलग पार्टिसिपल पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल 3 रूल के साथ, 3 स्ट्रक्चर के साथ और पूरे एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में हो गया फिनिश। आई होप आप सही बच्चों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर जिन बच्चों को अभी भी परेशानी है तो क्लास खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को फिर से देखें, एंड देन आफ्टर यू आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनफिनाइट चैप्टर। ओके, चलिए यहां से बढ़ते हैं अब हम आज के क्लास के टॉपिक नंबर 2 की ओर। और इस क्लास का और इस चैप्टर का, ठीक है, इस क्लास का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, क्योंकि ये चैप्टर आज आपको बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश होने वाला है, द एंड होने वाला है। क्लियर। तो एक कहते हैं ना कहावत कि अंत भला तो सब भला। तो चलिए अपने भलाई के लिए, अपने नॉलेज के भलाई के लिए इस लास्ट टॉपिक को अच्छे से समझें, बेहतर तरीके से समझें, ताकि आप पर यह कहावत सूट कर सके कि अंत भला तो सब भला। क्लियर। चलिए यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का और इस क्लास का भी एक लास्ट टॉपिक है, जिसके किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है आज परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या डिफिनेशन, कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। तो चलिए डिफिनेशन के रूप में यहाँ पर हम पढ़े जो नीचे दिया गया। पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी करके समझाऊंगा। ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखिए जिसमें पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहा है कि द फॉर्म्स which are always used in the form of having plus V3, ओके, हैविंग प्लस V3, जिसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया है, यही आपका मेन स्ट्रक्चर है, आर कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। दिस इज द इंग्लिश। एंड हिंदी समझिए, क्रिया का वैसा रूप जो हमेशा हैविंग प्लस V3, ओके, हैविंग प्लस V3 के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसी पैटर्न को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो किसको याद रखेंगे, हैविंग प्लस V3। दूसरी बात कि कंपटीशन में पूछा जाता है कॉमन एरर, जिसकी चर्चा मैंने लेक्चर नंबर 6 में शायद किया था या कहीं पर नहीं किया था, कि हैविंग प्लस V3 जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मुख्य रूप से ट्रांसलेशन के लिए, और वैसे ट्रांसलेशन के लिए जो आप अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन यूज करते हैं, घर में मम्मी पापा भाई बहन अंकल आंटी के साथ, या अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर, या जब क्लास जब चलता है आप लोग का ऑफलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर अपने क्लासमेट के साथ ये स्ट्रक्चर बहुत यूज करते हैं हिंदी में। लेकिन हिंदी में आपको इंग्लिश नहीं पता था, तो चलिए मैं इंग्लिश आपको समझाता हूँ कि आप जो क्लास में यूज करते हैं, जो घर में यूज करते हैं, उसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या होता है और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे सिखाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। दिस इज द VVI रूल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए इस रूल को, ठीक ना, यहाँ पर जगह नीचे में बच रहा है, मैं यहाँ शो कर दूँ कि इस रूल को आप अपने कॉपी पे VVI कर लेंगे, क्योंकि ये रूल आपको ना सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बल्कि
स्पोकन स्किल्स की स्पोकन सहायता से भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी बात कि कंपटीशन में जो कॉमन एरर पूछता है उसमें याद रखेंगे कि हैविंग के साथ हमेशा भी3 लगता है। कभी भी हैविंग के बाद V1, V2, V4 या V5 का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज हमेशा गलत होगा। तो क्या करना है, हमेशा V3 यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस टॉपिक। परफेक्ट पार्टिसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका यही है। इसीलिए कहते हैं कि अंत भला तो शब्द भला, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का ये रूल आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, आपको स्पोकन स्किल्स को और बेहतर करेगा। तो चलिए यहां से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, स्टार्टिंग में क्या दिया गया जी, अब ऊपर देख रहे हैं टॉप पे स्ट्रक्चर है हैव प्लस आईएनजी। तो हैव प्लस आईएनजी लिखिए या डायरेक्टली हैविंग लिखिए, बात आपका एक ही है। सिर्फ होता क्या है कि हैव में जो लास्ट का ई है वो आईएनजी जुड़ने के बाद ई को हटा दिया जाता है, तो क्या होता है HAVING। तो हैव प्लस आईएनजी या हैविंग, बात आपका सेम है। तो हैव प्लस आईएनजी प्लस V3 इक्वल टू हैविंग प्लस V3, और इसी हैविंग प्लस V3 को हम परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। किसको, हैविंग प्लस V3 को। अब इसकी सहायता से कैसे बनता है ट्रांसलेशन, कैसे बनता है इसका हिंदी और नया नया एग्जाम्पल, वो आप यहां पर सीखेंगे। तो चलिए पहले शॉर्ट एग्जाम्पल लेते हैं हैविंग प्लस V3 का। तो यहां देख रहे हैं आप अपने ऊपर में एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया जी, हैविंग प्लस गोन, क्या हो गया, हैविंग गोन। फिर हो गया हैविंग रिटन, ये क्या हो गया, हैविंग रिटन, मतलब क्या, हैविंग प्लस रिटन। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया हैविंग गोन, इसका हिंदी पता क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा जाने के बाद या फिर जाकर। हालांकि आफ्टर लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ वही होगा कि जाने के बाद या जाकर। दूसरा क्या है जी, हैविंग रिटन, लिखने के बाद या लिखकर। इस पॉइंट को VVI करके अपने कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लेंगे और इसका हिंदी याद रखेंगे कि हैविंग प्लस V3 का अर्थ होता है के बाद या कर। जैसे देखो हैविंग गॉन, तो जाने के बाद या जाकर। तो चलिए मैं एक का हिंदी यहाँ पर लिख देता हूँ, हैविंग गॉन, जिसका हिंदी होता है जाकर, मतलब जाकर के अर्थ हो गया जाने के बाद, अर्थात जाने के तुरंत बाद, ठीक बाद, यही इसका मेन अर्थ होता है। यहाँ क्या लिखा गया जी, हैविंग रिटन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हैविंग रिटन का जो सही हिंदी हो जाएगा लिखने के बाद, अर्थात लिखने के तुरंत बाद, ना कि बहुत देर बाद, ठीक ना। हैविंग प्लस V3 का मुख्य पर्पस यही होता है कि तुरंत बाद, ना कि देरी से। अब आइए पढ़ते हैं रूल नंबर 1 की ओर, जो कि इस रूल को आपको VVI करना है। अपने तुरंत आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे VVI, ताकि आप इसको बाद में ही पढ़ सके और बाद में आपको फायदा मिल सके। तो ये रूल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। कब, जब मैं आपको समझाऊंगा तब। तो चलिए पहले जरा रूल पढ़ा जाए। व्हेन ए पर्सन, मतलब जब कोई एक व्यक्ति कंप्लीट्स, पूरी करता है, 2 डिफरेंट वर्क्स, मतलब 2 अलग अलग काम। तो चलिए पहले इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए कि व्हेन ए पर्सन कंप्लीट्स 2 डिफरेंट वर्क्स, कि जब कोई व्यक्ति, अर्थात जब कोई सब्जेक्ट किसी 2 अलग अलग कामों को समाप्त करता है या पूरा करता है। आगे पढ़ा जाए। द टाइम इंटरवल, यहां देखिए इस मीनिंग को मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, जो आपको ध्यान देने का ये मीनिंग है। टाइम इंटरवल जो आप मुख्य रूप से फिजिक्स में क्लास 8, 9 और कुछ समय के लिए बायोलॉजी में ही पढ़े होंगे। टाइम इंटरवल का मतलब होता है समय अंतराल, अर्थात समय का अंतर। आप देखते हैं फिल्म, तो फिल्म में क्या लिखा था बीच में जी, इंटरवल। तो इंटरवल का हिंदी क्या होता है पता? बहुत से बच्चों को हिंदी नहीं पता होगा, लेकिन अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हिंदी की बात करें तो इंटरवल का हिंदी होता है मध्यांतर, समझे, मध्य का अंतर, अर्थात शुरू में दिखाए गए और लास्ट में दिखाए गए बीच का जो हिस्सा हुआ, जो बीच का अंतर हुआ, जो गैपिंग हुआ, उसी गैपिंग क्या बोलते हैं हम, मध्यांतर। आप पढ़े होंगे मैथ में, स्टैटिक्स में वर्ग अंतराल,
पढ़े ना, आपको याद आ रहा होगा कि आप क्लास 9 10 पढ़ेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का मतलब होता है क्या, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आप पढ़े होंगे कि दो क्लास के बीच में कितना गैपिंग है, जैसे मान लिया 10 से लेकर 15, तो 15 से 20, 20 से 25। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो वर्ग अंतराल आया आपका, क्लास गैपिंग आया, क्लास इंटरवल आया, कितना आया, 5 का आया। उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं टाइम इंटरवल, मतलब समय अंतराल। अर्थात समय अंतराल का मतलब होता है कि दो समय के बीच का गैपिंग, दो समय के बीच का अंतराल। इट इज नोन एज टाइम इंटरवल। ओके, टाइम इंटरवल इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम हो। वेरी लेस मतलब क्या होता है, बहुत कम, मतलब बहुत कम, मतलब बिल्कुल छोटे समय के लिए। बिटवीन 2 टाइम्स देन परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ग। चलिए इसको समझ लीजिए। अब समझिए इसको फाइनली, अगर एक व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग काम हो, ठीक है, और ऐसे रूल आपको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाया कि व्यक्ति एक काम दो, लेकिन सबका रूल थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, या बारीकी से समझेंगे कब, जब दोनों वीडियो को एक साथ रोक करके पॉज करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति एक काम दो, ऐसा रूल मैंने आपको पढ़ाया पहले भी, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर है टाइम इंटरवल को लेकर के। तो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे स्ट्रक्चर पे, और यहां भी इफेक्ट डाल रहा है। कैसे, जरा देखें। कह रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति दो अलग अलग काम को करता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि काम दो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस समय कितना लगेगा, दो समय, एक समय पहले एक समय बाद में। लेकिन दोनों काम को करने के बीच में जो टाइम का गैपिंग है वो बिल्कुल छोटा सा होता ना, लेस अमाउंट, एक छोटा सा गैपिंग होना चाहिए। तो उस गैपिंग में जो पहला काम होता है उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यह है आपका रूल। तो रूल आपको आई थिंक थोड़ा उलझा हुआ लग रहा होगा। उलझा हुआ कुछ नहीं है, बस देखने में आपको लग रहा है कि 3 सवा 3 लाइन का है, लेकिन रूल बिल्कुल सिंपल है कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग काम हो, तो दोनों काम को करने में जो समय लगता है उस समय के बीच में काफ़ी कम गैपिंग हो, तो ऐसे के लिए, ऐसे वाक्यों के लिए, पहले वाक्य के लिए हम क्या करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे? जैसे ऐसे समझिए कि चलिए मान लिया है कि आप सुबह में नहा लिए, धो लिए, फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद आप बैठ गए पढ़ने के लिए। आपने 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आप स्कूल चले गए या ट्यूशन चले गए या कोचिंग चले गए, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा मत बोलिएगा सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो वो अलग मैटर है कि लॉकडाउन चल रहा है। एग्जाम्पल मेरा ये हुआ कहने का कि आपने नाश्ता किया और बैठ के घर में 2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप चले गए क्लास के लिए। तो क्या आप यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि नाश्ता करने के बाद मैं क्लास गया? ठीक है, यहाँ पर काम हो रहा है कि नाश्ता करने के बाद मैं क्लास गया, लेकिन क्या नाश्ता करने का समय और क्लास जाने का समय के बीच में जो गैपिंग है कम है या ज़्यादा है? तो आप खुद बोलेंगे नहीं सर काफ़ी गैपिंग है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे नियम के लिए आपको रूल चेंज हो जाता है, और ये रूल आपको पढ़ना होता है कंपटीशन के लिए। फिलहाल यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th या 12th के एग्जाम में ये पूछता भी नहीं है। तो पूछता क्या है? पूछता ये है कि दो काम के बीच में समय का गैपिंग काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे मान लें कहेंगे कि कपड़े पहनने के बाद मैं मार्केट गया, अर्थात तुरंत कपड़ा पहना और बिना देर किए, बिना गैपिंग किए मार्केट के लिए निकल गया, तब यहाँ पर कपड़ा पहनने के लिए आप हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तो जरा समझिए स्ट्रक्चर के। यहाँ देखें, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हैविंग प्लस V3, ठीक है, हैविंग प्लस V3। ये कौन सा हो गया जी? ये आपका हो गया पहला काम, दिस इज द फर्स्ट वर्क। फिर क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैविंग प्लस V3 होना चाहिए। प्लस क्या करना है? कॉमा। यहाँ देखिए मैं इसको एक सर्कल में बंद कर रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है, कॉमा को आपको लगा देना है। और प्लस क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पिछला पार्ट होगा, मतलब दूसरा काम होगा। कौन? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट आपका है वो शो करता है किसको? टेंस को। मैं पूरे नॉन फिनाइट चैप्टर में मुख्य रूप से V2 को एग्जाम्पल के रूप में समझाया। क्यों? क्योंकि V2 का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा V2 ही पूछा जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बोला कि आप चाहें तो इस V2 की जगह पर टेंस का आप अपनी इच्छा अनुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
आप कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है ना, कि पॉसिबिलिटी ये है कि V2 के साथ सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही सेट होता है अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं तब। इसी कारण हर स्ट्रक्चर के पिछले पार्ट में या अगले पार्ट में आपको V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब कैसे जरा इसको समझिए एग्जाम्पल से, तो चलते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ देखें पहला एग्जाम्पल क्या है जी, कि है बीइंग टेकन। तो क्या देख रहे हैं, टेक, टेक मतलब लेना। तो लेना और खाना दोनों अर्थ में होता है, डिपेंड ये करता है कि टेक के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट लगाया गया है। तो टेक मतलब खाना खाना भी होता है और कोई वस्तु लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने खाने की बात की है, ना कि वस्तु लेने की बात। तो टेक का भीतरी क्या हो गया जी, टेकन। तो हैविंग टेकन क्या बन गया आपका, परफेक्ट का पार्टिसिपल। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट हुए ना। देखिए ध्यान से, बहुत से बच्चे अक्सर बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक ना, फा पर पहिया आकार है फास्ट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन मतलब सही उच्चारण होता है ब्रेकफास्ट, फा पर पहिया नहीं पड़ेगा, सिर्फ फा ना कि फा। ओके, तो क्या बन गया कि हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने के बाद या नाश्ता करके। ठीक है, दो हिंदी, नाश्ता करने के बाद या नाश्ता करके। फिर पढ़े यहाँ पर कॉमा, मतलब यहाँ सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, दो पार्ट में बट रहा है, तो क्या लग गया कॉमा। अविनाश वेंट टू अ स्कूल। तो देखिए, तो अविनाश वेंट टू अ स्कूल ये आपका टेंस का है, तो कौन सा टेंस का, पास्ट का इंडेफिनिट का। तो अविनाश वेंट टू अ स्कूल, वेंट क्या है जी, तो यहाँ पर मैं शो कर दूं कि वेंट जो आपका दिया गया है वो आपका V2 है। तो क्या हो गया कि नाश्ता करने के बाद अविनाश स्कूल गया या अविनाश विद्यालय गया। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ मालूम ये अर्थ हुआ कि नाश्ता किया और बिना गैपिंग के तुरंत, ठीक ना, यानी तुरंत वो स्कूल के लिए रवाना हो गया। तो ये है आपका हैविंग प्लस V3 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। यहाँ दे रहा है कि हैविंग रिटन, तो राइट होता लिखना, तो राइट का V3 क्या हो गया जी, रिटन। तो ये जो हैविंग रिटन बन गया, ये क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या पढ़ गया पूरा कि हैविंग रिटन द लेटर, यानी पत्र लिखने के बाद या पत्र को लिखकर। सुमन, यहाँ देखिए यहाँ पर पोस्टेड होगा जी, जो गलती से पास्टेड लिखा गया उसको कर लिया ओ, ठीक है, POST, पोस्ट मतलब होता है जमा करना, होता है ना लेटर बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में जमा करना, वही पोस्टेड। कह रहा सुमन पोस्टेड इट, कह रहा पत्र को लिखने के बाद सुमन इसे पोस्ट ऑफिस में जमा की, या डायरेक्टली बोलेंगे कि सुमन इसे जमा की। तो दोनों स्ट्रक्चर से या दोनों एग्जाम्पल से आपने ये सीख लिया कि हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है काम करने के बाद। जैसे हैविंग रिटन द लेटर, पत्र लिखने के बाद या पत्र लिख करके सुमन इसे जमा की। तो यहाँ क्या हुआ, तुरंत लिखी और तुरंत जाके जमा कर दी। तो यहाँ क्या है कि टाइम इंटरवल जो है काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जिसे आपने समझ लिया। तो दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ योर फर्स्ट रूल। इस फर्स्ट रूल का जो था परफेक्ट पार्टिसिपल का, ये आपका लॉन्ग मेथड था, लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे समझना है। तो चलिए इस बॉक्स में चलते हैं। ये बॉक्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस रूल को आपको शॉर्ट तरीके से एक ट्रिक के रूप में समझाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ देखें कि आप चाहें तो इस बॉक्स के जो लिखा गया नोट, आप इसे ट्रिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को समझना कैसे है तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि 2 वर्क्स, चलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बोल कर समझा दूंगा। फिलहाल जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखेंगे। 2 वर्क्स, चलिए ये आपका हो गया नोट नंबर कंप्लीट।
जो कि पहला नोट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ लिखा गया अपने स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखें, अब मेरी बातों को सुने। स्क्रीन में जो बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स में ट्रिक के रूप में या नोट के रूप में लिखा गया है कि 2 वर्क्स प्लस लेस टाइम। तो समझिए पहले जरा, काम की संख्या कितना है जी, 2, और लेस टाइम मतलब काफ़ी कम। तो आप यहाँ पर जो लेस टाइम लिखे हैं ना, उस लेस टाइम को आप लेस टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस टाइम इंटरवल मतलब काफ़ी कम समय का अंतराल, यानी काफ़ी कम समय का गैपिंग। तो इस तरह के सेंटेंस में 2 अलग अलग काम होते हैं। तो जो पहले आ गया उसको फर्स्ट वर्क, जैसे बाद में है वो सेकंड वर्क, आप देख रहे होंगे अपना स्क्रीन पे। जो फर्स्ट वर्क है उसे रखना है परफेक्ट पार्टिसिपल में नाम के अनुसार, और जो सेकंड वर्क है वो रखना है आपको पास्ट कंडीफिनिट में नाम के अनुसार। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो पहला काम है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ पर देखें जिसे मैं एक तीर से लगा रहा हूँ एरो से, हैविंग प्लस V3, जबकि जो दूसरा काम होगा उसे रखना है V2 से। दिस इज द सॉलिड ट्रिक ऑफ योर रूल। इस रूल का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान मेथड मैंने आपको यहाँ पर एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब आप घर पर चाहें, बाद में चाहें, तो इस बॉक्स को एक ट्रिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कब? जब आपको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी, रूल्स को भूल जाएंगे, तब आप इस ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है आज के आपके क्लास का फुल टॉपिक। अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको एक छोटा सा नोटिस, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है आपके कुछ नॉलेज के लिए। तो उस नॉलेज के इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए आप बस 5 मिनट और वेट करें, जब तक मैं फिलहाल इस टॉपिक को ख़त्म कर देता हूँ। आज के शुरू में बताया गया था क्लास में कि आज का जो क्लास है नॉन इनफिनाइट चैप्टर, यहाँ पर आपको पूरी तरह से हो गया फिनिश, यानी कहते ना द एंड, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया द एंड। तो आज के इस टॉपिक में आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया गया। इन दोनों टॉपिक के साथ आज का ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों यहाँ पर हो गया फिनिश। बाद में आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया फिनिश, और फिनिश होने के साथ अब सुनिए आपका इंफॉर्मेशन, एक नोटिस। जैसा कि आपको कल के क्लास में, क्लास तो हो नहीं पाया था, लेकिन आप सभी को टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से आपको ये मैसेज मिल गया था कि सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। उस टेस्ट का टॉपिक है वॉइस। वॉइस के लिए मैंने रक्षाबंधन से पहले भी एक बार बोला था, लेकिन स्कार्सिटी ऑफ टाइम मैं वो टेस्ट को ले नहीं पाया, थोड़ा डिले हो गया। उसी टेस्ट वाले वॉइस वाले टेस्ट को यहाँ पर मैं फिर से लेने जा रहा हूँ। तो आई होप आप सही बच्चे इस टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो लाइव देना होगा। तो हर बच्चे कोशिश यही करेंगे कि एनी हाउ आपको लाइव क्लास में ही टेस्ट देना होगा। बाद वाले वीडियो का आप टेस्ट देंगे, उसका आंसर पूछेंगे, तो वो आपके लिए आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन वो टेस्ट का रूल के खिलाफ होगा। जिसका नंबर मैं पासिंग मार्क, फेल मार्क, कितना नंबर आया, वो आपके लिए शो नहीं किया जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो कि टेस्ट बाद में देते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन यह देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम कल ठीक शाम 5 बजे 20 अगस्त को, ओके, 20 अगस्त को शाम 5 बजे से ठीक 10 मिनट पहले हर बच्चे अपना एक कॉपी एक कलम, ठीक है, कम से कम एक कॉपी एक कलम लेकर बैठेंगे, ताकि आपको टेस्ट देने के लिए सुविधा हो सके, टेस्ट में परेशानी ना हो। ये कैसे होगा इसकी जानकारी मैं आपको कल के वीडियो में 5 बजे क्लास जब शुरू होगा, जब टेस्ट शुरू होगा, तो टेस्ट से पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कल का जो टेस्ट का क्लास है वो लेट से ज्वाइन नहीं करेंगे, वो टाइम से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको टेस्ट में कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने आई थिंक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए होंगे, कुछ बच्चों ने दिए होंगे, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं दिए होंगे तो कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना जरूरी है कि आज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, आज के नोटिस के अनुसार आप सही बच्चे वॉइस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, आप दोनों तरह के वॉइस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट में आपको 80% क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव और 20% क्वेश्चन पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाने वाला है। इसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि क्लास के लास्ट में आपको कुछ खास बातें बताई जाएगी। तो चलिए बच्चों,
कल के क्लास में आपको जो टेस्ट देना है उस टेस्ट को कैसे दिया जाएगा वो आपको कल के क्लास में टेस्ट देने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और क्लियरली सभी स्टूडेंट्स वॉइस को कंप्लीट कर ले ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेस मार्क्स से पास कर सके, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन हो सके। तो कल के लिए फिलहाल बेस्ट ऑफ लक। और अभी के लिए आप सभी बच्चों को आज का ये वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो इस वीडियो को जरा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड दैट्स ऑफ ऑल।